ठीक है, चलो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते हम लोग का लास्ट ये वाला क्वेश्चन हो गया था आप लोगों के साथ में डिस्कस डिटेल में कि यू वी डब्ल्यू लेके कैसे सॉल्व करना है। आज आप एक हेडिंग लगाओ, क्वेश्चंस या स्पेशल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मार्टिन्स मेथड। स्पेशल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मार्टिन्स मेथड। स्पेशल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मार्टिन्स मेथड। ठीक है, अब आप सबसे पहले ना कि क्वेश्चंस में क्या डिफरेंट होगा, क्या नया होगा, पहले इस चीज को समझ लो। अभी तक जो आपका सवाल आ रहा था उसमें क्वेश्चन कुछ बहुत सिंपल हो रहा था। देखो कि आपको प्लेनली एक सपोज करो कि इक्वेशन दिया हुआ, जैसे इसको देखो आप, एक प्लेन इक्वेशन है आपके पास में एंड यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट, सिंपल। ठीक है, अगले वाले में क्या हुआ कि वेरिएबल नीचे चला गया तो आप कुछ यू वी डब्ल्यू का सहारा ले लिए। इस वाले क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल नीचे था आपका, आपने यू वी डब्ल्यू का सहारा ले लिया। अगेन द क्वेश्चन बिकम प्लेन एंड सिंपल। आप आराम से मार्टिन्स मेथड को फॉलो करके इसका आंसर प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट आप देखो ध्यान से कि अब से क्या होगा कि डायरेक्टली आपको बस एक सेट ऑफ इक्वेशन नहीं दिया हुआ रहेगा, इसके पहले भी कुछ एक काम रहेगा आपके पास। आया बात समझ? जैसे इस क्वेश्चन को आप स्टडी करो, इसमें क्या बोला कि इफ ए इक्वल्स टू दिस, पहले आपको फाइंड ए इनवर्स करना है। ठीक है, ए इनवर्स का वैल्यू आपको ढूंढना है नॉर्मल तरीके से। ए इनवर्स हम कैसे ढूंढते थे बताओ? एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए। तो उस वाले मेथड को फॉलो करके पहले आप ए इनवर्स ढूंढ लो और फिर ए इनवर्स का जो आंसर आएगा उसको यूज करके आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं आऊंगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे हम रिलेट करेंगे उस चीज से। पहले तो आप फर्स्ट पार्ट को निपटाओ। ठीक है, आपको ए इनवर्स ढूंढना है। जिनको आता है खुद से करो और जिनको नहीं आता बोर्ड पर देखो। ए हम लोग को दिया हुआ है 2 -3 5, फिर 3 2 -4 और फिर 1 1 -2। ठीक है, ए इनवर्स ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले करना चाहिए मेरे ख्याल में डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे, 2 इंटू रो गया कॉलम गया, आई थिंक -4 + 4 0 आएगा शायद, फिर +3 इंटू रो गया कॉलम गया, मेरे ख्याल में -6 + 4 तो -2, और यहां से +5 इंटू मेरे ख्याल में रो गया कॉलम गया, 3 - 2 मेरे ख्याल में 1। ओवरऑल सॉल्व करने के बाद में 0 -6 + 5 और सॉल्व करने पे -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं कि ए इनवर्स विल एग्जिस्ट, मतलब आंसर तो आएगा कुछ ना कुछ। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? तो इससे हमने क्या फाइंड कर लिया? डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था? इट वाज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिनोमिनेटर तो आपने फाइंड कर लिया, अब आपको क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए देखो मैंने शॉर्टकट 3-4 क्लास से मैं समझा ही रहा हूं आप लोग को, आज एक बार और रिपीट कर देता हूं। इसका आपको पहले बनाना पड़ेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स, वो भी शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू, ये मैं डायरेक्टली बना ही लेता हूं। ठीक है, फॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर समझाया था आप लोग को कि पहले इसको कॉपी कर लो, 2 3 1, फिर -3 2 1, फिर 5 -4 2। फर्स्ट कॉलम को फिर से कॉपी करूं, 2 3 1। सेकेंड कॉलम को कॉपी करूं, -3 2 1। फर्स्ट रो को कॉपी करूं, 2 -3 5 2 -3, और सेकेंड रो को कॉपी करूं, 3 2 -4 3 2। फिर फर्स्ट रो गायब कर दो और फर्स्ट कॉलम गायब कर दो, और यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये कैलकुलेशन चाहो ना तो आप रफ में रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेन सोल्यूशन आप डायरेक्टली लिखोगे कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, अगर आया है किसी का तो आंसर थोड़ा टैली भी करते रहना, बताते जाना। पहला वाला क्या आएगा बताओ? 0। नेक्स्ट वाला -1। नेक्स्ट वाला, अच्छा -1 नहीं आएगा, गलत बोल रहे हो क्या? -4 -6, मुझे तो ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। मैंने गलत कॉपी कर लिया क्या? ये -2 था क्या? फिर 2, नेक्स्ट 1,
अच्छा एक सेकंड रुक जाए, एक चीज मैं चेक कर ले रहा हूँ बस। अच्छा हाँ ठीक है, वो -2 था शायद। ठीक है, 0 to 1, नेक्स्ट -1, फिर -9, नेक्स्ट -5, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 15 + 8 20, 15 + 8 23, और नेक्स्ट 4 और 9 13। ठीक है, देखो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आना चाहिए। डन मेरे ख्याल में। अब यहां से एडजॉइंट लिखूं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसका आप क्या ले लोगे, ट्रांसपोज क्या आ जाएगा सोचो, 0 to 1, यहां पर -1 -9 -5, यहां पर 2 23 और 13, 2 23 और 13। डन। आगे लिखो, ये आपका एडजॉइंट ये आया, लेकिन ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसमें हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स का बस ट्रांसपोज कर दिया, सारे रो का हमने कॉलम बना दिया। ठीक है आरव, ठीक है। आगे लिखो, नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एक बार मुझे एडजॉइंट ऑफ ए बता दो तो क्या आया था, रो वाइज बताना, 0 -1, फिर 2, फिर 2 -9 23, फिर 13, और डिवाइडेड बाय में क्या रहेगा, -1। तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, 0 1 -2 -2 9 -23, और बोलो -1 5 और -30। क्लियर मेरे ख्याल में। ये आ गया आपका ए इनवर्स। ठीक है ना, यहां तक ए इनवर्स के आगे लिखो, ये आगे एक बार आप क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट में हमको बोला गया था कि ये ए है आपके पास में, इसका इनवर्स ढूंढ लीजिए, और इनवर्स ढूंढने का बोल रहा है कि इसको आप यूज कीजिए इसको सॉल्व करने के। अब आप इसके अंदर में ध्यान से देखना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा आपके लिए, देखो यहां देखो ध्यान से, और जो मैं कह रहा हूं इसको एकदम ध्यान से अच्छे से सुनना, क्योंकि यहां से एक ही आइडिया बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, आपको हमेशा इस टाइप का ए दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, और इस ए को जब आप ध्यान से ढूंढोगे ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स से एसोसिएट होता हुआ दिखाई देगा। कोई कोई क्वेश्चन में जो बिल्कुल आसान होगा, यू विल फाइंड कि यही वाला आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यही वाला आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो आगे चल के टफ होगा, उसमें यू विल फाइंड कि ये वाला मैट्रिक्स और कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स एक दूसरे का ट्रांसपोज है। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स और कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या है, ट्रांसपोज। इस क्वेश्चन में हालांकि दिस इज अ सिंपल वन, तो इसमें यू विल फाइंड कि ये मैट्रिक्स एक्चुअली कोफिशिएंट मैट्रिक्स ही है। सोच के देखो आप, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, और इसमें देखो 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, ये तो पूरा मैच हो रहा है एग्जैक्टली। तो ये वाला कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपका, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। लिखो, नाउ फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नाउ फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब ऐसे रहता है कभी कभार कि ए इनवर्स अलग से पहले निकालो, फिर जो आंसर आया उसको यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। 2 मिनट वेट करो, लिखते जाओ। फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, देखो 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है अच्छे से। नेक्स्ट अब लिखो, कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू, कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू, कॉलम मैट्रिक्स में लिखना स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, और बी इज इक्वल्स टू 11 -5 और -3, 11 -5 और -3। ठीक है, नीचे लिखो, नाउ नाउ ऐसे लिखो आप, ax इज इक्वल्स टू बी, नाउ ax इज इक्वल्स टू बी, नाउ ax इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ax इक्वल्स टू बी। यहां से x इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था हमारा, बताओ, a इनवर्स इंटू बी।
अब जनरली क्या होता है कि बाकी क्वेश्चंस में हम इसके बाद में एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए लिख के और फिर इसको सॉल्व कर देते, इसमें लेकिन सिंस ए इनवर्स पहले से निकाल के रखा हुआ है तो हम डायरेक्टली वहां से आए हुए आंसर को यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। आया बात समझ? ये हमारा ए इनवर्स आ रखा था तो सीधा सीधा हम ए इनवर्स यहाँ बिठा देंगे। लिखो दिस इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बिठाओ यहाँ पर, आप क्या हो जाएगा 0 1 -2 -2 9 -23, उसके बाद में -1 5 और -13, और बी के जगह पर आप क्या लिख सकते हो बताओ एक बार 11 -5 और -3। अब एक बार ध्यान से ये मल्टीप्लीकेशन करो और देखो क्या आ रहा है। फर्स्ट वाला मेरे ख्याल में देखो क्या आएगा, रो इनटू कॉलम 0 फिर -5 और +6, तो सॉल्व करके कितना आएगा 1। नेक्स्ट वाले में सोचो -22 -45 और +69, कितना आ जाएगा बताओ, -22 +50 सॉरी प्लस नहीं -55 और क्या +69, तो ये दोनों मिला कितना हो जाएगा, ये ठीक ही बोला है ना? अच्छा नहीं सॉरी ये 45 होगा, हाँ ठीक है ठीक है, ये दोनों मिला कितना हो जाएगा -67 और +69, तो ऑल टुगेदर 2 आएगा। तो सेकंड आंसर आपका 2 हो गया। थर्ड वाला चेक करो 3 आएगा। अल्टीमेटली आपका स्मॉल x का आंसर 1, स्मॉल y का आंसर 2 और स्मॉल z का आंसर 3। ये हो गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, एक ऐसे लैंग्वेज में सवाल आ सकता है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको और इस क्वेश्चन पे कम से कम 5 स्टार लगा देना, 5। चलो देखो यहां देखो, स्टार लगा देता हूं मैं। फर्स्ट हाफ तो हम बिना टेंशन के सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट हाफ तो हमको आता ही है सॉल्व करना, क्योंकि एक मैट्रिक्स दिया हुआ और इसका क्या निकालना है मेरे को, इनवर्स। चलो स्टार्ट करूं। देखो कैपिटल ए इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 1 -1 1 1 -1 1, फिर है हमारे पास में 2 1 -3 2 1 -3, और फिर है हमारे पास में 1 1 1 1 1 1। अभी इसका इनवर्स निकालने के लिए बिगिन कर रहे हैं, पहले डिटरमिनेंट निकालो। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू 1 इंटू रो गया कॉलम गया 1 + 3 4, और बोलो +1 इंटू रो गया कॉलम गया मेरे ख्याल में 2 + 3 5, और बोलो तो +1 इंटू रो गया कॉलम गया 2 - 1 का वैल्यू 1। सॉल्व करोगे तो 4 + 5 + 1 जो कितना आ रहा है 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यू कैन से कि देयरफॉर ए इनवर्स विल एग्जिस्ट, मतलब आंसर तो आएगा ए इनवर्स। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। इसके आगे अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हैं। हाँ, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए देखो मैं फिर शॉर्टकट ही लगा रहा हूं, फॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स। शॉर्टकट ऐसे लगा रहा हूं, देखो 1 2 1 फिर -1 1 1 1 -3 1, नेक्स्ट कॉलम में फिर से 1 2 1, अगले कॉलम में फिर से -1 1 1, फिर फर्स्ट रो कॉपी करेंगे 1 -1 1 1 -1, सेकेंड रो 2 1 -3 2 1। अब फर्स्ट रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ दो, और किसी कैलकुलेशन अगर आ गया है तो बताओ, ये चीज जाएगा रफ में, ठीक है, और ये जाएगा आपके फेयर में। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, बोलो तो एक बार, वेरी गुड, नेक्स्ट, फिर आ गया ना सबका ये वाला। ठीक है, यहां से आप लिख सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या, बोलो, उल्टा हो जाएगा इसका। तो 4 -5 1 फर्स्ट कॉलम में, 2 0 -2 सेकेंड कॉलम में, 2 5 3 नेक्स्ट कॉलम। डन, क्लियर मेरे ख्याल में। आगे लिखो, नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू टेक्निकली इट शुड बी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए का आंसर कितना आया था हम लोग का 10, तो ये बाहर कर लो 1/10, और एडजॉइंट ए की जगह क्या बिठा सकते हैं, पढ़ के बताओ एक बार, रो वाइज बताना, 4 2 2
ठीक है, -5 0 5, नेक्स्ट बताओ 1 -2 3, ठीक, क्लियर मेरे ख्याल में सबका यहां तक। अब सब लोग पेन छोड़ दो, मतलब यहां तक तो इट वाज क्वाइट सिंपल, कहीं कोई टेंशन वाला बात नहीं था, ठीक है। एंड प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो इससे कंपैरिजन में तो बहुत ही सिंपल था, ठीक। इसमें लेकिन कुछ नया है, कुछ अनोखा है, उसको हम लोग को सीखना है। बिगिन करूं मैं, लिखना हो गया सबका, देखो ध्यान से देखो, एक सुनना जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। पिछले बार में क्या था कि ये दिया हुआ ए और इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स डायरेक्टली मैच हो रहा था, ठीक है। इस बार लेकिन आप देखोगे कि ये दिया हुआ ए और इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स डायरेक्टली मैच नहीं हो रहा है। ये वाला ए और उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या है, ट्रांसपोज, एक दूसरे का क्या है बताओ, ट्रांसपोज। तो इस बार क्या होगा ना कि मेरा इक्वेशन राइटिंग का जो तरीका है, वो जो हम लिखते थे ना ax इक्वल्स टू बी, वो तरीका मेरा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप एक बार आगे फर्दर लिखो इसमें, लेट ए को तो हम इसी फॉर्मेट में यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे मैं समझाऊंगा अभी। बाकी हम एक्स और बी का जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन है वो कर लेते हैं। लिखो कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू कॉलम वाइज एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू कॉलम वाइज एक्स वाई जेड, और बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 402। अब एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, थोड़ा ध्यान से सोच के इसका आंसर आप करने का ट्राई कर। जब हम कहते हैं ax इक्वल्स टू b, तो हम कौन से पार्ट के लिए क्या मीन कर रहे होते हैं? व्हाट डज a स्टैंड्स फॉर हियर? प्लीज बी लाउड। a स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x स्टैंड्स फॉर वेरिएबल वाला मैट्रिक्स या वेरिएबल वाला कॉलम मैट्रिक्स, एंड b स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स या कांस्टेंट वाला कॉलम मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्का? मैं आज भी यही थीम यूज करूंगा, बस मेरा थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाए ना। तो a इज रिप्रेजेंटिंग दिस मैट्रिक्स, लेकिन भगवान के दया से दिस इज नॉट माई कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, ठीक है। आप देखो इस चीज को, आप एक बार और बताओ कि ax इक्वल्स टू b को आप कैसे सोचते हो? a कौन है आपका? कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, ठीक है। x कौन है आपका? वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, और b कौन है आपका? कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। आई होप कि ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम मेरा ये है कि ये जो a है ना, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग माय कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स। हु इज रिप्रेजेंटिंग माय कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, ये बताओ। a या a का ट्रांसपोज? a का ट्रांसपोज। तो कैन आई यूज दैट आइडिया टू राइट द स्ट्रक्चर दिस टाइम? कैन आई राइट इट लाइक दिस कि जो भी ये a मेंशन्ड है, इस a का ट्रांसपोज विल रिप्रेजेंट माय कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू माय कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। क्योंकि मेरे को तो ये इक्वेशन लिखना है ना, इस इक्वेशन का स्ट्रक्चर में क्या मीनिंग है? फर्स्ट पार्ट का मीनिंग है कि कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स होना चाहिए, सेकंड पार्ट का मीनिंग है कि वेरिएबल वाला मैट्रिक्स होना चाहिए, और थर्ड पार्ट का मीनिंग है कि कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स होना चाहिए। लेकिन जो ये ए का स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग माय कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स। हु इज रिप्रेजेंटिंग माय कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स? इस वाले ए का ट्रांसपोज, इस वाले ए का ट्रांसपोज। बी लाउड, इस वाले ए का ट्रांसपोज। समझ में आ रहा है? थीम तो मैंने वही वाला यूज किया, ठीक है। अब बस ए के जगह मैं क्या लिख रहा हूं? ए ट्रांसपोज। वेरिएबल वाला मैट्रिक्स आज भी सेम है और कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स आज भी सेम है। लिखो पहले इस चीज को। नाउ द सिस्टम विल बी, नाउ द सिस्टम विल बी, एक बार मेरे तरफ देखो, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर ए डायरेक्टली कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा तो अगला लाइन आई विल राइट ax इक्वल्स टू b। लेकिन अगर ए का ट्रांसपोज रिप्रेजेंट करेगा कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स को, देन आई एम सपोज टू राइट a ट्रांसपोज इनटू x इक्वल्स टू b। मैं बढ़िया से लिख देता हूं, देखो a ट्रांसपोज टाइम्स x इज इक्वल्स टू b। इज दैट ओके? डन। अब मेरे को थोड़ा 2-3 मिनट का टाइम दो, कुछ लिखना मत, मुझे समझा लेने दो, देन वी विल राइट इट टुगेदर। देखना, ध्यान से देखना। हाँ चलो देखो, हमने लिखा कि सिस्टम हमारा होगा a का ट्रांसपोज इनटू x इज इक्वल्स टू b। एक बार आप रिकॉल करो कि जब आप सिंपल काम सब करते थे, ये वाला ax इक्वल्स टू b होता था आपके, तो यहां से x का आंसर क्या होता था? a का इनवर्स इनटू b, a का इनवर्स इनटू b। यहां से क्या हो जाएगा देखो, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू b। ये लाइन समझ में आता है? थोड़ा आता है कि पूरा आता है? पक्का आता है। अब ध्यान से थोड़ा आगे भी देखना। एक प्रॉपर्टी था, जो प्रॉपर्टी बोलता था कि a के ट्रांसपोज का इनवर्स विल बी सेम एज
ए के इनवर्स का ट्रांसपोज, ये याद है हम लोग को। अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में फ्रॉम हियर आई विल राइट, देखना ध्यान से, यही लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को, बस ध्यान से देखते जाना आप। हाँ, अगले स्टेप में ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू ए का इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू बी। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? श्योर? हु वाज ए का इनवर्स? वी कैन सी इट हियर। क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज इक्वल्स टू, बोलो 1/10 टाइम्स ऑफ, बताओ 422, और बोलो -505, और बोलो 1 - 2 3। इस पूरे का क्या करना है? ट्रांसपोज। और बी के जगह पर क्या आएगा? कॉपी देख के बताओ। 402। यहां से ना आपको केयरफुल रहना है, बहुत ज्यादा केयर लेना है इस चीज का। ट्रांसपोज का भी एक प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि k टाइम्स ऑफ ए का यदि ट्रांसपोज करना होता था तो k पे फर्क नहीं पड़ता था, ट्रांसपोज किसका होता था? a का। नंबर तो सीधा बाहर चला जाता था। तो यहां पर ये जो 1/10 है ना, ये तो चुपचाप से गया बाहर, और फिर जो अंदर वाला ये स्ट्रक्चर है उसका हो जाएगा ट्रांसपोज। और फिर बस मल्टीप्लाई करना है, 10 से डिवाइड करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 1/10 गया बाहर, अंदर जो भी स्ट्रक्चर था, एक बार मैं ट्रांसपोज नहीं कर रहा हूं, बस कॉपी कर रहा हूं। 422 - 505, 1 - 2 3, तो 422 - 505, और थर्ड लाइन क्या था? 1 - 2 3, 1 - 2 3। अभी तक ट्रांसपोज नहीं किए, सो आई एम कीपिंग द सिंबल हियर। अभी में क्या था बताओ? 402। ठीक है, इस स्टेप में जस्ट ऐसा सोचो कि बस 1/10 बाहर गया है। अब इसका ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/10 इंटू क्या? 422, और बोलो -505, और बोलो 1 - 2 3। उसके बाद में यहां पर देखो 402। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है सिंपल वाला। क्या हो जाएगा? रो इंटू कॉलम। हेल्प करो, आंसर बताओ। 4 4 16, 0 और 2, तो आई थिंक कितना? 18। नेक्स्ट बताओ। आई थिंक 4 पक्का ना? ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 8 और 6, ठीक है 40। क्लियर मेरे ख्याल में? x इक्वल्स टू दिस। अब यहां से क्या कि ये जो 1/10 है इसको आप अंदर घुसा दो, तो x का मीनिंग होगा मेरे ख्याल में यहां पे क्या? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, तो x, y और z, और उस तरफ अपने पास में होगा 1/10 अंदर जाके आई थिंक 1.8, फिर मेरे ख्याल में 0.4, और मेरे ख्याल में 1.4। तो आपका आंसर हो गया x इक्वल्स टू 1.8, y इज इक्वल्स टू 0.4 एंड z इज इक्वल्स टू 1.4। ये आपका आंसर रहना चाहिए। ठीक है, ये अपने आप में काफी अनोखा क्वेश्चन है, और जो इसका आइडिया है वो बहुत यूनिक है। नंबर्स चेंज करके सेम आइडिया लेकिन पूछा जा सकता है। सो बी वेरी केयरफुल कि ए का इनवर्स निकाल के चेक कर लेना कि ए जो है वो कोफिशिएंट से मैच हो रहा है, या ए का ट्रांसपोज जो है वो कोफिशिएंट से मैच हो रहा है, और अकॉर्डिंगली फिर आपको चूज करके लिखना है। ठीक है, अब कॉपी कर लो एक बार फटाफट। यहां तक तो शायद लिखा हुआ था ही, यहां तक, इसके आगे कॉपी कर लो फटाफट। अच्छा, अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक नया आइडिया है, अनोखा आइडिया है। देखो आप इसको, कुछ करना मत, कुछ भी मत लिखना, बस पढ़ो और पढ़ के सोचो। फर्स्ट फेज में क्या बोल रहा है बताओ? एक प्यारा सा ए है और एक बहुत प्यारा सा बी है। हमको बोल रहा है कि फाइंड ए बी। एक बार तो यहीं पॉज मार दो, बाकी को बाद में देखें। ठीक है, आओ तो फाइंड करें ए बी को। आप लोग पहले कॉपी कर लो तो ए और बी क्या दिया हो, फिर मुझे अगले स्टेप में बताना। और फटाफट ना मल्टीप्लाई करने का ट्राई करो खुद से, जिनको जिनको याद है कि कैसे होता था। डन? ये बताओ तो एक बार क्या दिया हुआ था? मैं सोल्यूशन बिगिन कर रहा हूं। हाँ, ए बी इज इक्वल्स टू, पहले ए लिख रहे हैं तो 1 - 1 0, फिर 2 3 4, और फिर 0 1 2। अब बी क्या है बताओ? 2 2 - 4, -4 2 - 4, 2 - 1 3। फाइन, अब करते हैं इसको। इसको करने का तरीका होता था रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो रो इंटू कॉलम आगे क्या?
देखो पहला एंट्री 6 आएगा, फिर 0 0, फिर दूसरा एंट्री में 0 6 0 और लास्ट वाले में आएगा 0 0 6। याद रखना, सब लोग पहुंच जाओ ईमानदारी से। चलो आगे देखते हैं। सो ए बी इक्वल्स टू ये वाला आया मेरे, सबके कैलकुलेशन से आ गया होगा। इसमें से कैन यू थिंक ऑफ टेकिंग समथिंग कॉमन? 6। ओके फाइन। अंदर क्या आएगा बताओ? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फाइन। और इसको मैं अगले पेज पे लिख सकता हूं, देखो क्या, कि ए बी इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, सब लोग एक बार अब लिखना छोड़ दो, अब ध्यान से बोर्ड पर देखो, यहां से सारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही बचपन का कुछ सवाल वगैरह पूछता हूं, बताना जरा, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता था? मतलब मैं बेहोश होकर गिर ही जाऊं एक दिन, फिर ही मतलब क्या कि सही जवाब दोगे। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता था? अच्छा, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि 5 इंटू 1/5 करके क्या आ रहा है मेरे? 1 है। फाइन। 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऐसा क्यों? क्योंकि 2/3 इंटू 3/2 करने से क्या आता है? 1। ऐसे ही मैट्रिक्स में आइडिया ये था कि अगर कोई दो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है मेरे पास में ए इंटू बी, या मैं ए बी को इन्वॉल्व नहीं करता हूं, लेट्स से कि एक स्ट्रक्चर है सी और एक स्ट्रक्चर है डी। ना इफ द प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी इज इक्वल्स टू आई, इफ द प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी इज इक्वल्स टू आई एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू डी इंटू सी, हालांकि इस बात का कोई रेलिवेंस नहीं है अभी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, बट दिस प्रोडक्ट इक्वल्स टू आई अगर आता है एंड दिस प्रोडक्ट इक्वल्स टू बी अगर आई आता है, तो वी यूज्ड टू से कि सी का इनवर्स होगा डी और डी का इनवर्स होगा सी। डू यू रिमेंबर दिस? इफ आई हैव टू मैट्रिसेस द प्रोडक्ट ऑफ विच इज इक्वल्स टू आई, ठीक है, देन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। था ये डेफिनेशन याद कि नहीं याद है? ये डेफिनेशन है, इसलिए मैंने रिमाइंड करा दी। आप मानो कि ये डेफिनेशन जैसे इसमें था ना, देखो कि 5 इंटू 1/5 करने से अगर 1 आता है तो 1/5 को बोलते हैं 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और 5 को बोलते हैं 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वैसे ही मैट्रिसेस के अंदर में क्या है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर इक्वल्स टू आई आएगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे पहला मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स है और दूसरा मैट्रिक्स पहले का इनवर्स है। ये डेफिनेशन वैसे कॉपी में लिखाया हुआ है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के हेडिंग के अंदर, ठीक है, बट डेफिनेशन आप वहां से इग्नोर करो, यहां समझो आप। इफ यू हैव टू मैट्रिसेस सच दैट उनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या आ जाए आपके पास में आई, then first matrix will be called as inverse of second matrix and second matrix will be called as inverse of first matrix। ये आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा है? पक्का? आओ देखो, अब मैं थोड़ा आपके साथ में बदमाशी भी करता हूं। मान लो कि E इंटू एफ इक्वल्स टू अगर I आ रहा है तो बट क्या ना क्लेम, पहले ये बताओ, प्लीज बी फास्ट एंड बी वेरी लाउड, बोलो E इनवर्स इज इक्वल्स टू F, और बताओ F इनवर्स इक्वल्स टू E। सबके लिए कन्वीनियंट है ना? पक्का? अब देखो जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगा वो कैसा हो सकता, वी माइट फेस सच सिचुएशन कि E इंटू एफ इज नॉट इक्वल्स टू I, इट इज इक्वल्स टू लेट्स से सम नंबर 7 इंटू I। क्या मैं यहां से ये घटिया कंक्लूजन दे सकता हूं कि E का इनवर्स इक्वल्स टू F एंड F का इनवर्स इक्वल्स टू E? इज इट पॉसिबल? भाई ये वाला चीज तो होगा सरासर गलत। अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको मोतियाबिंद हो गया है, आई चेकअप का जरूरत है, आप नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते हैं? उस चीज को सुनो, क्या कर सकते हैं, जब तक ये राइट हैंड साइड का स्ट्रक्चर आई नहीं होगा ना, तब तक किसी को भी किसी का भी इनवर्स बोलना नहीं संभव। यहां पर आई है लेकिन साथ में थोड़ा मसाला और भी है, लेकिन ये मसाला ऐसा है कि इसको तो ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, इस साइड उस साइड शिफ्ट किया जा सकता है। तो आप 7 को खींच के ले आओ इस साइड, इस साइड लाने के बाद में आपके पास में दो पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी ये देखो, ये 7 को दे दो E के नीचे और इनटू में रखो F और बोलो दिस इज इक्वल्स टू I। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि 7 का रखो F के नीचे, ठीक है, और इज इक्वल्स टू में बोलो I। अगर ये बनाया तो इसका मतलब है कि E/7 इस स्ट्रक्चर का इनवर्स विल बी इक्वल्स टू F एंड F का इनवर्स इज गोइंग टू बी E/7। और अगर ये वाला बनाया तो इसका मीनिंग है कि E का इनवर्स इज गोइंग टू बी F/7 एंड F/7 का इनवर्स इज गोइंग टू बी E। देखो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? मुद्दा का बात यह है देखो कि सम स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स
इनटू सम अनदर स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, अगर आया है आई तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर का इनवर्स विल बी सेकंड वाला स्ट्रक्चर एंड सेकंड वाले स्ट्रक्चर का इनवर्स विल बी फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर। तो जब तक मान लो कि आई के साथ चिपका हुआ कोई नंबर वगैरह नहीं है ना, तब तक तो इट इज वेरी सिंपल कि ई का इनवर्स एफ, एफ का इनवर्स ई। लेकिन जैसे ही राइट हैंड साइड में आई के साथ में एक नंबर चिपक जाता है तो डायरेक्टली ये कंक्लूजन देना गलत होता है। तो आपको क्या करना है, पहले यहां से नंबर रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद जब आप इसका साइड स्विच कराओगे तो ये नीचे जाके दो आदमी के नीचे चिपक सकता है कि या तो ई के नीचे चिपक जाएगा और या फिर एफ के नीचे चिपक जाएगा, और टेक्निकली दोनों ही करेक्ट है। आप इस रास्ते भी जा सकते हैं, आप इस रास्ते भी जा सकते हैं। यहां तक आया समझ थोड़ा पूरा। अगर कोई बच्चा इस रास्ते जाता है तो वो बोलेगा कि e/7 का इनवर्स होगा f, ठीक है, और f का इनवर्स होगा e/7। और कोई अगर इस रास्ते जाता है तो वो क्या बोलेगा, e का इनवर्स होगा f/7 और f/7 का इनवर्स होगा e। क्या यहां तक का सारा आइडिया क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? थोड़ा पूरा पक्का? चलो आगे। अब आते हैं हम हमारे सवाल पे, देखना ध्यान से। मल्टीप्लाई करके क्या मिला था आप, ab इज इक्वल टू 6i, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन को भी दोबारा देखो ध्यान से। देखो पहले तो ab फाइंड करना था, वो मैंने फाइंड कर लिया, ab इक्वल टू 6i। अब मेरे को क्या करना है कि यूज इट, जो भी आंसर आया वहां से उसको यूज करो, उसको यूज करके मुझे ये वाले इक्वेशन को सॉल्व कर। क्लियर है? इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते समय मेरे को पता है कि मैं क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा a नहीं, कोफिशिएंट इनटू x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये वाला बनाऊंगा। आया बात समझ? अभी b लेटर तो ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो मैं कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए b तो यूज नहीं कर पाऊंगा। लेटर से कि ये c हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कोफिशिएंट वाला जो है वो इन दोनों में से किससे मैच हो रहा है, ये बताओ। a से मैच हो रहा है, तो यहां पर आप a ले लो और यहां पर आप x ले लो। आगे आंसर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, x इज इक्वल्स टू a का इनवर्स इंटू c। मतलब यू आर इन अ डायर रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट, a का इनवर्स। यू आर इन अ रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट, a का इनवर्स। यहां तो दो आदमी था ना, a भी था और क्या था, b भी था। आपको रिक्वायरमेंट आगे बढ़ने के लिए किसका है, a के इनवर्स का कि b के इनवर्स का? प्लीज बी कॉन्फिडेंट, बी लाउड। a का इनवर्स। कोई कंफ्यूजन है इसमें कि क्लियर है पूरा? चलो आगे देखते हैं, एक बार सोचना थोड़ा ध्यान से। हाँ, हम पहुंचे ab इक्वल टू 6 पे। यहां से हमारे पास में दो ऑप्शन है आगे बढ़ने की। एक ऑप्शन है क्या, देखो कि a/6 इंटू बी इज इक्वल्स टू आई बोलो, या फिर a इंटू b/6 इक्वल्स टू आई बोलो, ठीक है। अगर ये बोलते हो तो यहां से कंक्लूजन क्या होगा कि a/6 का इनवर्स इज इक्वल्स टू b और b का इनवर्स इज इक्वल्स टू a/6, जिसमें मुझे मेरे काम का कोई सामान दिख ही नहीं रहा है। मेरे को चाहिए था a इनवर्स। अगर मैं इस रास्ते चला जाऊं तो मैथमेटिकली यू आर नॉट रॉन्ग, बट दिस वे इज नॉट सर्विंग योर पर्पस। आपका पर्पस क्या था, a का इनवर्स निकालना। इस रास्ते वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो जिस रास्ते नहीं आ रहा उस रास्ते जाएंगे ही क्यों? इग्नोर मार दो उसको। गलत नहीं है वो, लेकिन रास्ता ठीक नहीं है उसका, इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर। हम इससे नेक्स्ट लिखेंगे ये वाला, और यहां से हम दो कंक्लूजन फिर से दे सकते हैं। एक कंक्लूजन कि a का इनवर्स कौन होगा, और दूसरा कंक्लूजन b/6 का इनवर्स कौन होगा, a। वापस से ये कंक्लूजन मेरे कोई काम का है ही नहीं, मेरे काम का बस ये है कि a इनवर्स का वैल्यू क्या हो गया, b/6। और आप देखो कि आपका काम कितना छोटा हो गया। a का इनवर्स निकालना कोई मामूली बात था? को फैक्टर मैट्रिक्स निकालो, एडजॉइंट करो, डिटर्मिनेंट निकालो, डिवाइड करो, अगड़म बगड़म, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिंपली आप पहले प्रोडक्ट को निकाले, वो आपको क्या मिला, ab इज इक्वल टू 6i। 6 को ध्यान से स्विच कराया, जानबूझ के b के नीचे चिपकाया, और वहां से डायरेक्टली आप क्लेम कर सकते हो कि a इनवर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, b/6। और जो ये आंसर आपको मिला, इसको हम दोबारा से अपने फर्स्ट वाली सिचुएशन में यूज कर रहे हैं a इनवर्स के जगह पे, और वहां से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो आइडिया क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिपीट करूं कि हो जाएगा? लिखो आगे। लास्ट क्या है आपको कॉपी में लिखा हुआ, ab इक्वल टू 6i। इसके नीचे लिखो नाउ, हाँ वापस रिपीट करना है। मैं आता हूं, देखो मैं एक बार, सब लोग फिर से सुनो, ये भी बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है, पास्ट में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए एकदम ध्यान से सुनना। यहां तक तो सबको क्लियर है ना कि ab सॉल्व किया, 6i आया, पक्का। उसके बाद में मैं आपको ये समझा रहा था, देखो कि इनवर्स का एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि दो चीज का प्रोडक्ट अगर इक्वल्स टू 1 आता है नॉर्मल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो 5 इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 एंड 1/5 इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5। ये सेम डेफिनेशन आप समझो कि मैट्रिक्स में भी यूज होता है। मैट्रिक्स में खाली क्या होता है कि 5 और 1 के जगह आ जाता है दो, मतलब 5 और 1/5 के जगह आ जाता है दो मैट्रिक्स, और 1 के जगह आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अब आइडिया ये है कि if C into D is equals to I is equals to D into C, then we can say कि C का inverse will be D and D का inverse will be C. This is for the simple situations. लेकिन if the situation is like this, कि आपको मल्टीप्लाई करने के बाद में some number into I मिला है, तो यहां से डायरेक्टली यू कैन नॉट से कि E inverse will be F and F inverse will be E. ये नहीं कह सकते आप. क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में इनवर्स बोलने के लिए सिर्फ I होना चाहिए, नंबर उम्बर नहीं चलेगा उसके साथ. तो अगर नंबर है तो पहले नंबर को साइड करो. साइड करने का तरीका क्या है कि पूरे इक्वेशन को तो नंबर से डिवाइड कर ही सकते हो. जब नंबर से डिवाइड करोगे तो यहां तो 7/7 कट के 1 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में वो जो डिनोमिनेटर का 7 है वो या तो E के पास जाएगा या फिर किसके पास जाएगा, F के पास जाएगा. अगर उसको E के पास भेजते हो तो सिचुएशन आपको ऐसा दिखेगा, और इस सिचुएशन में यू विल से कि इस मसाले का इनवर्स है F और F का इनवर्स है ये मसाला. बिकॉज C इंटू डी इक्वल्स टू I, तो C इनवर्स इक्वल्स टू D और D इनवर्स इक्वल्स टू C. तो इस मसाले का इनवर्स इक्वल्स टू F और F का इनवर्स इक्वल्स टू ये मसाला. क्लियर यहां तक? पक्का? सोच लो कि 7 E के नीचे नहीं डालते, मान लो कि F के नीचे डाल देते, तो उस केस में क्या होता? E का इनवर्स इक्वल्स टू F/7, F/7 का इनवर्स इक्वल्स टू E. ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग. अब हम आते हैं हमारे सवाल पे कि हमको क्या चाहिए और हम कैसे प्रोसीड करेंगे. तो हमारे सवाल में अगर आप देखोगे तो देखो क्वेश्चन में क्या था, ये A था, ये B था. हमको पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड करना था. मैंने फाइंड किया और फाइंड करके मेरे क्या आया, AB इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ I. अब इसके आगे इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए मुझे इसको पहले 3 मैट्रिक्स में ब्रेक करना पड़ेगा. कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स इंटू वेरिएबल वाला मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स. बी लेटर ऑलरेडी यूज्ड है किसी और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, सो कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स को आई कैन नॉट राइट बी हियर, आई विल राइट इट एज सी. क्या फर्क पड़ता है? तो सी हो गया मेरा कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स. उसके बाद में मुझे सोचना है कि इन दोनों में से हु इज रिप्रेजेंटिंग माय कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स. ए इज रिप्रेजेंटिंग माय कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स. तो इसको जब मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, कोफिशिएंट वाले की जगह पर ए, वेरिएबल वाले की जगह पर एक्स और कांस्टेंट वाले की जगह पर सी. यहां से फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा सोचो. अच्छा ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये इसमें कंफ्यूज हो गया. एक्स वाई जेड नहीं है, इसको आपको सोचना पड़ेगा एक्स माइनस वाई प्लस 0 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 3. तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 3 4, 2 3 4. एक्स नहीं है तो क्या सोच लोगे बताओ, 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 7. तो 0 1 2, 0 1 2. इसीलिए मैं क्लेम कर रहा हूं कि A इज रिप्रेजेंटिंग माय कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स. ठीक है अभी क्लियर? अब ये हो गया x इक्वल्स टू सी. यहां से सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होगा मुझे बताओ, x इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू सी. तो इससे मुझे क्लियर हुआ कि फ्यूचर में आई एम इन द रिक्वायरमेंट ऑफ A का इनवर्स, नॉट B का इनवर्स. क्लियर? अब आप आ जाओ AB इक्वल्स टू 6i वाले स्टेटमेंट पे. अब यहां से देखो ये सारा पॉसिबिलिटी है, कचरा हो गया पूरा. मैं मिटा के एक बार फिर कर देता हूं, देखना ध्यान से. यहां से एक बार फिर से क्लियर ऑफ कर दूं कि A इनवर्स इक्वल्स टू B, B इनवर्स इक्वल्स टू A तो कभी नहीं बोल सकते हो क्योंकि राइट हैंड साइड में I है ही नहीं. अब 6 के स्विचिंग का बात, 6 को इधर लाओगे, इधर लाने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन होगा कि 6 को A के नीचे चिपकाओ इंटू B इक्वल्स टू I बोलो. ठीक है? और दूसरा ऑप्शन होगा कि 6 को B के नीचे चिपकाओ into A is equals to I बोलो. These are the two possibilities that we can do. और at the back of my mind ये मेरे को क्लियर है कि मुझे A का इनवर्स चाहिए. ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक. अब यहां से अगर आगे आप कंक्लूजन देते हो ना अपना, तो दो कंक्लूजन आप दे सकते हो. एक दे सकते हो कि A/6 का इनवर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, B. और दूसरा आप दे सकते हो कि B का इनवर्स इज गोइंग टू बी A/6. लेकिन ना तो मेरे को A/6 का इनवर्स चाहिए और ना ही मेरे को B का इनवर्स चाहिए, तो ये रास्ता बेकार है, इस पे मत जाओ. दूसरा आप इसको एक्सप्लोर करो. यहां से दो कंक्लूजन दे सकते हो. क्या क्या? कि A का इनवर्स इज गोइंग टू बी B/6 और B/6 का इनवर्स इज गोइंग टू बी हाउ मच, A. लेकिन वापस से ये तो हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या, A का इनवर्स. तो इसीलिए हम इस रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे. आया बात समझ? और फिर जो A का इनवर्स का आंसर आया है मेरे पास में B/6, इस B/6 को फ्यूचर में, अभी सोल्यूशन करते करते फ्यूचर में हम यहां पे रिप्लेस कर देंगे. उसको सॉल्व करके हमको पता चला कि A इनवर्स का आंसर क्या हो सकता है, B/6. तो यहां पर इन प्लेस ऑफ A इनवर्स आई विल राइट B/6. नाउ आई नो B और 6 को तो बाहर ही भेज देंगे. तो यहां पर होगा 1/6 इंटू B इंटू C. फिर B का भी वैल्यू पता है, C का भी वैल्यू पता है, मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर आ जाएगा. आप आया समझ? चलूं आगे. लास्ट कॉपी में क्या लिखा हुआ आप लोग बताओ, AB इक्वल टू 6 है. आगे लिखो
दिस implies ये वाला लिखो a इंटू बी बाई सिक्स, a इंटू बी बाई सिक्स इज इक्वल्स टू आई, a इंटू बी बाई सिक्स इज इक्वल्स टू आई. दिस implies a inverse is equals to b by 6, a inverse is equals to b by 6. ठीक है, नीचे लिखो now for the system of equation, for the system of equation, now for the system of equation, एक बार मेरी तरफ देखो. अब हम अरेंज कर लेंगे कि हमारा कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स कौन है, वेरिएबल वाला मैट्रिक्स कौन है और कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स कौन है. तो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स इट इज क्लियर कि वो ए ही है. ठीक है ना, तो लिखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 1 - 1 0 2 3 4 0 1 2, 1 - 1 0 2 3 4 0 1 2. नेक्स्ट लिखो x इक्वल्स टू कॉलम वाइज एक्स वाई जेड, और c इज इक्वल्स टू 317 7 कॉलम में, c इज इक्वल्स टू 317 7 कॉलम में. अब आगे लिखो नाउ द सिस्टम विल बी, एक बार देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैट्रिक्स का नोटेशन क्या यूज कर सकते हैं, ax इक्वल्स टू c. लिखो द सिस्टम विल बी ax इज इक्वल्स टू c. दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू c, x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू c. दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू a इनवर्स का आंसर क्या आया था आपका 1/6 टाइम्स b. तो अब आगे लिखो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1/6 इंटू b इंटू c. अब बताओ तो b क्या था आपका, बोलो एक बार. अच्छा सॉरी, हाँ b का स्ट्रक्चर बताओ एक बार. 2 2 -2 फिर -4 एक, फिर -4 2 फिर 5, और c क्या था. ठीक है, प्रोडक्ट किसने किया है बोलो तो 12, और ये 1/6 को अंदर ले जाओगे तो 2 -1 और 4. तो देयरफॉर वी कैन से कि x इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू -1 और z इज इक्वल्स टू 4. ये आपका आंसर होगा. ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में. अच्छा देखो ये वाला मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, उससे ट्राई कर लेना एक बार, पीडीएफ में आ जाएगा आप लोगों के पास में. नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ये सेम ही है. ठीक है ना, देख लो एक बार, ये प्रोडक्ट यूज करना है. बस शुरू में क्या करना है कि इसको ए बोल देना और इसको बी बोल देना, और बाकी सारा सेम टू सेम क्वेश्चन है. खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है इस क्वेश्चन को. ठीक है, अच्छा ये भी थोड़ा नया आइडिया है क्या. ठीक है, फिर लिख लो, कर लो, लिखो. फिर ये सेम नहीं होगा शायद, तब ये अलग होगा. लिखो लेट ए इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू, थोड़ा फास्ट करना है, इसमें आइडियाज लगभग आपको पता ही है सारा का सारा. लिखो लेट ए इज इक्वल्स टू 1 - 1 2 0 2 -3 and 3 - 2 4, and b is equals to -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2. ठीक है, और पहले फेज में आपको बोला कि प्रोडक्ट फाइंड करना है बस, तो ए भी फाइंड करो, देखो कितना आ रहा है. बोलो पहला एंट्री बता दो, बाकी मैं बता देता हूं. 12, तो 12 0 0, ऐसे धोखा मत दो. अच्छा रुको मैं खुद ही कर लेता हूं. 2 - 9 और +12 1. ठीक है, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1. ठीक है, यहां से हमको मिला कि ए बी इज इक्वल टू सीधा आ रहा है मेरे आई, ए बी इज इक्वल टू आई.
ठीक है, यहां से आप कुछ नहीं, इसको इक्वेशन 1 मार करके छोड़ दो बस। क्लियर है? अब एक बार आप आ जाओ यहां पे, ध्यान से देखो। पहले मेरे को बताओ कि फर्स्ट वाला मैट्रिक्स कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स से डायरेक्टली मैच हो रहा है कि मैच नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। सेकेंड वाला डायरेक्टली मैच हो रहा है? वो भी नहीं हो रहा है। फर्स्ट वाला का ट्रांसपोज मैच हो रहा है? मेरे ख्याल में हो रहा है। देखो फर्स्ट इक्वेशन को यू कैन चेंज एंड राइट x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड इक्वल्स टू 9, ठीक है ना? तो 103 है, यहां पर यू कैन सी कि ये ऐसे बैठा हुआ है। आया बात समझ? तो अगर ये a है तो आपका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो a होगा कि a का ट्रांसपोज होगा? a का ट्रांसपोज। इसी बात को समझना है बस, बाकी कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दी है। लिखो नाउ फॉर द सिस्टम कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू कौन? a की a का ट्रांसपोज। लिखो a ट्रांसपोज, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज। फिर नेक्स्ट लिखो x इक्वल्स टू कॉलम वाइज एक्स वाई जेड, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल्स टू a ट्रांसपोज, बस मेंशन करके छोड़ दो और कुछ नहीं। फिर लिखो x इक्वल्स टू कॉलम वाइज एक्स वाई जेड, ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू, नहीं b तो यूज कर लिया, c इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स कर लो अपना, क्या हो जाएगा 9 4 और 3 -3। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक? आगे लिखो नाउ द सिस्टम विल बी कोई बता सकता है क्या होगा? नहीं, उतना भारी भरकम नहीं बताना, बस एक स्टेटमेंट में a ट्रांसपोज इंटू x इज इक्वल्स टू c, ये होगा मेरे ख्याल में। ठीक है पक्का? यहां से x का आंसर क्या होगा बताओ? a ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू c। आया समझ? ठीक है यहां तक? अब इन दोनों का क्या हो सकता है? अभी कुछ देर पहले किया था, एक्सचेंज हो सकता है। क्या हो जाएगा बताओ? a इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू सी। अब देखो कि अगर ए बी इज इक्वल्स टू आई था तो यहां से तो कोई झोल झमेला है नहीं, सीधा हम क्या बोल सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल्स टू बी, ठीक है ना? तो आगे लिखो दिस इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू सी, साइड में रीजन दे देना। इक्वेशन 1 इंप्लाइज ए बी इज इक्वल्स टू आई था तो ए इनवर्स वुड बी इक्वल्स टू बी, ठीक है? सो दिस इज बी ट्रांसपोज इंटू सी। अब आप थोड़ा ध्यान से ना बी का स्ट्रक्चर देखो तो कॉपी में होगा आपके लिखा हुआ। बी बताओ क्या है एग्जैक्टली? -2 0 1 और 1 2 3 9 2, देख लो यार ध्यान से बताओ, -3 है मेरे ख्याल में, और 6 1 -2, -3 6 1 -2। इसका मेरे को लेना है ट्रांसपोज। और सी बताओ तो कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या था? 9 4 और -3। अब इसका ट्रांसपोज कर दो पहले तो क्या हो जाएगा? -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, और यहां पर रहेगा मेरे ख्याल में 9 4 और -3। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, रो इनटू कॉलम कितना आएगा बताओ? -18 + 36 और -18, 0 आ रहा है क्या? फिर नेक्स्ट वाला 0 8 और -3 तो 5 शायद, और लास्ट वाला 9 -12 + 6, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15 -12 3, ये आएगा शायद, और यही आपके x का आंसर है, ठीक है? Therefore स्मॉल x इक्वल्स टू 0, स्मॉल y इज इक्वल्स टू 5 एंड स्मॉल z इज इक्वल्स टू 3। ये है ओवरऑल आंसर आप, ठीक है? हाँ मैं आता हूं। देखो सुनो, फिर से थोड़ा आप लोग के हेल्प के लिए ये वाला पोर्शन मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? देखना सब लोग यहां पे, मैं रिपीट एक्सप्लेन कर रहा हूं, हाँ सुनना ध्यान से, कैलकुलेशन तो हो गया। अब ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। ए बी इक्वल्स टू मेरे आया बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन, ए बी इक्वल्स टू आई विच इज ओके फॉर मी। और ए बी इक्वल्स टू आई से डायरेक्टली यू कैन से कि ए का इनवर्स विल बी बी एंड बी का इनवर्स विल बी ई। क्लियर है मेरे ख्याल में यहां तक? इसके आगे देखो क्या है, प्रोडक्ट तो फाइंड कर लिया और वहां पर हम एक बार इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में क्या है कि हमको इस प्रोडक्ट को यूज क्या चीज के लिए करना है? तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए करना है। इक्वेशन सॉल्विंग के लिए आपको हमेशा पहले 3 मैट्रिक्स चाहिए होगा। पहला मैट्रिक्स क्या चाहिए होगा बताओ? कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स क्या चाहिए होगा? वेरिएबल वाला
कॉलम मैट्रिक्स, और तीसरा क्या चाहिए होगा, कांस्टेंट वाला कॉलम मैट्रिक्स। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यदि इसको ए माना है, इसको बी माना है, तो आप पहले यहाँ पे देखो कि इसके कोफिशिएंट्स को इन दोनों में से कोई रिप्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो यू विल फाइंड कि कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। देन जब आप थोड़ा दिमाग पे और प्रेशर दोगे तो यू विल फाइंड कि इसका ट्रांसपोज विल बी योर कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज विल बी योर कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स। और उसके बाद वेरिएबल वाला मैट्रिक्स और कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स तो आप ऐसा बना सकते हैं। तो इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का थीम क्या था, कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स इनटू वेरिएबल वाला मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का क्या रहेगा, आपका ट्रांसपोज। इसीलिए मेरा पहला स्टेटमेंट देखो क्या होगा कि ए ट्रांसपोज इनटू एक्स इक्वल्स टू सी। यहां से एक्स का आंसर विल बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू सी, ठीक है। और फिर यहां से ये ट्रांसपोज और इनवर्स तो कर देंगे एक्सचेंज। फिर सवाल उठता है कि ए का इनवर्स कहां है हमारे पास, तो प्रोडक्ट का आंसर हमारा कितना आया था, आई। यहां से हम कह सकते हैं कि ए का इनवर्स बी होगा और बी का इनवर्स ए होगा। यहां हमको जरूरत क्या चीज का है, ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स का आंसर यहां से क्या निकल के आ रहा है, बी। तो यहां सिंपली आप बी बिठा दो ए इनवर्स की जगह पे, और ऊपर ये जो ट्रांसपोज चिपका हुआ है वो फर्दर फिर किस पे जाके चिपक जाएगा, बी पे चिपक जाएगा। और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, बी ट्रांसपोज इनटू सी। बी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, तो बस बी का वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो, उसका ट्रांसपोज कर लो, मल्टीप्लाई इट विथ योर कोफिशिएंट, सॉरी नॉट कोफिशिएंट, कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स, और सॉल्व करके आपको ये वाला मिल जाएगा। और यहां से आप डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा और जेड क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक बार हेडिंग लिखो, लिखो अगला हेडिंग लिखो, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैट्रिक्स, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। देखो 2 मिनट मेरे तरफ देखना और सुनना ध्यान से। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सारा का सारा जो है ना, आप ऐसा समझो कि क्लास 10 से रिलेट करता है। क्लास 10 में आपने पढ़ा था चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, आपने पढ़ा था चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन दोनों ही चैप्टर में क्या होता था कि पहले आपको सिखाया जाता था कि अगर आपको इक्वेशन दिया जाए तो हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। और जब आपको इक्वेशन सॉल्व करना आ जाता था तो फिर आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन दिया जाता था, जहां पे सिचुएशन पढ़ के इक्वेशन बनाना भी आपका ड्यूटी है और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर बताना भी आप ही का ड्यूटी है। आया बात समझ। तो अभी तक आपका वो वाला फेज चल रहा था कि अगर इक्वेशन दिया जाए तो सॉल्व कैसे करोगे, अब लेकिन वो चीज तो सीख गए आप। तो अब आपको मिलेगा रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है ना। ये देखो इस टाइप से रियल लाइफ सिचुएशन ऐसा, ठीक है। इसको पढ़ के इक्वेशन भी खुद बनाना है, सॉल्व भी खुद करना है। आया बात समझ। तो इस फेज के लिए हम सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्विंग का काम मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से मैंने सिखा दिया आप लोगों को। सॉल्विंग आप खुद कीजिएगा, इसके अगले पेज पे आंसर दिया हुआ है और सॉल्विंग खुद से ट्राई करना है आप, इसलिए लिखा हुआ है ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। वो अलग चीज है, ये अलग चीज। इसमें 3 इक्वेशन बनेगा आपके, उसमें सब कुछ नून होता था, बस आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना होता था। इसमें सब कुछ अननोन रहेगा, एक्स वाई जेड एज्यूम करके पहले इक्वेशन बनाओगे। हाँ करेक्ट। सुनो हेडिंग लिखना हो गया मेरे ख्याल में, चलो पढ़ो पहला क्वेश्चन फटाफट। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ एक एम है कि 3 इक्वेशन बनना चाहिए, वो तीनों ध्यान से बनाना है हमको। पढ़ो। 2 schools P and Q want to award their selected students on the values of tolerance, kindness and leadership. ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। The school P wants to award rupees X each, rupees Y each and rupees Z each for the 3 respective values to 3, 2 and 1 students respectively with a total award money of rupees 2200. इस लाइन का क्या मतलब? नहीं इतना ब्लैक एंड व्हाइट में मत बताओ, थोड़ा आगे पीछे कहानी में बताओ। हर क्वालिटी के लिए मतलब क्या है कि हर के लिए टॉलरेंस के लिए कितना मिलेगा X, फिर काइंडनेस के लिए कितना मिलेगा Y, और लीडरशिप के लिए कितना मिलेगा Z, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको अवार्ड मिलेगा वो है 3, 2 और 1। तो एक आदमी को X रुपया मिलेगा, 3 आदमी को कितना मिलेगा 3X, 2 आदमी को मतलब एक को Y, 2 आदमी को कितना 2Y, और एक को Z तो एक को कितना Z। और ये सारा मिला के जो स्कूल A खर्चा करेगा ना, ये स्कूल P जो खर्चा करेगा वो कितना है 2200। तो आपका इक्वेशन क्या बनना चाहिए बताओ? 3X प्लस 2Y प्लस Z इज इक्वल्स टू 2200। लिखो पहला इक्वेशन 3X प्लस 2Y प्लस Z इज इक्वल्स टू 2200। 2 से तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, बोलता हूं पहले इक्वेशन बना लेते हैं। पहला इक्वेशन समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? सेकेंड वाला बताओ जरा।
ये है नंबर्स 4x प्लस वाई प्लस 3z और टोटल खर्चा कितना करेगा ये 3100। लिखो 4x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू 3100। अच्छा एक बार मेरे को पहला इक्वेशन बता दो तो फिर से 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू कितना 2200। ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन क्या बोले थे 4x प्लस वाई प्लस क्या, अरे जोर से बोलो क्या 3z इक्वल्स टू 3100। और तीसरा इक्वेशन बताओ इफ द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर वन प्राइज ऑन ईच वैल्यूज इज इतना, इसका क्या मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या 1200। अब आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यूजिंग मेट्राइसेस फाइंड द अवार्ड मनी फॉर ईच वैल्यू। तो एक्स वाई जेड का आंसर ढूंढना है। अब यहाँ पे देखो यदि यूजिंग मेट्राइसेस वाला वर्ड दिया हुआ रहेगा तो फिर आपको ax इक्वल्स टू बी वाला सिचुएशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू गो फॉर मार्टिन्स रूल। और अगर ये लाइन नहीं दिया हुआ है तो यू हैव द इंडिपेंडेंट चॉइस ऑफ गोइंग बाय क्रेमर्स रूल या फिर मैट्रिक्स मेथड, जो आपको अच्छा लगे। आया बात समझ। लेकिन अगर यूजिंग मेट्राइसेस बोला हुआ है तो पक्का फिर आपको मार्टिन्स रूल ही लगाना है। ठीक है, आगे का सॉल्विंग खुद कर लेना आप। हाँ चलो ठीक है, इसको सॉल्व करना है आप लोग। आंसर आप लोग की ये वाला आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अरे वो पीडीएफ भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा, टेंशन मत लो, इसको पढ़ो। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 45 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट साइड एक्सीड्स द शॉर्टेस्ट साइड बाय 8 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट साइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ अदर साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। बनेगा 3 बनेगा, 3 बनना ही पड़ेगा। सुनो ध्यान से सब लोग ना, फोकस करके सुनना बस। हाँ यहां बोर्ड पर देखो एक बार, ये 3 ट्रायंगल बनाया है मैंने, ठीक है ना। ये है मान लो कि ए, ये है मान लो कि बी और ये है सी। फोटो के हिसाब से आपके हिसाब से सबसे छोटा कौन सा लग रहा है आपको, ए सी, और सबसे लंबा मुझे लग रहा है कि बी सी हो गया है। ठीक है, अब आप इस लैंग्वेज के हिसाब से किसका क्या वैल्यू बिठाओगे वो सोचो आप थोड़ा सा। सबसे इंडिपेंडेंट कौन है बताओ। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 45, इसको तो लास्ट में यूज करेंगे जब सारा साइड से कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अच्छा ये एक काम करते हैं ना कि 3 साइड तो एक्स वाई जेड ही ले लो, क्या फर्क पड़ता है। हटाओ, इतना माथा क्यों लगाना, मतलब ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, मतलब एक्स वाई जेड और ऑर्डर खुद ही मान लेते हैं हम लोग कि जेड इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। सुनो समझ आया। सुनो यहां देखो एक बार फटाफट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। ट्रायंगल के पास में टोटल साइड कितना है ये बताओ। 3 साइड है, एक को x बोल दिया, एक को y बोल दिया और एक को क्या बोल दिया z बोल दिया। और खुद ही मान लेते हैं कि z सबसे बड़ा है, x उससे छोटा है, और सबसे छोटा कौन है हम लोग के लिए y। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। अब आप एक एक करके स्टेटमेंट्स को देखो। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 45 सेंटीमीटर, इसका क्या मीनिंग होगा लिखो सब लोग, लिखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 45। और ऊपर ये भी लिख देना कि लेट द साइड्स बी x, y, z, लेट द sides be x, y, z such that z greater than x greater than y, z greater than x greater than y। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन को देखो। द लॉन्गेस्ट साइड एक्सीड्स द शॉर्टेस्ट साइड बाय 8 सेंटीमीटर। क्या मतलब है इसका, लॉन्गेस्ट कौन है और शॉर्टेस्ट कौन है, हमारे हिसाब से y है। अब ये बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड का वैल्यू शॉर्टेस्ट साइड के, लॉन्गेस्ट साइड एक्सीड द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, कुछ ट्वाइस थ्राइस नहीं बोला हुआ है। तो लॉन्गेस्ट साइड का वैल्यू शॉर्टेस्ट साइड के वैल्यू से 8 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए। इसको मैं समझता हूं ऐसा होगा, लॉन्गेस्ट हमारे लिए z और शॉर्टेस्ट हमारे लिए y, इसमें प्लस 8 और सॉल्व करके लिखोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा बताओ। आई थिंक -y प्लस z इज इक्वल्स टू में 8। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, मतलब हमको कांस्टेंट राइट में चाहिए, बाकी सारा वेरिएबल हमको लेफ्ट में चाहिए, इसीलिए इक्वेशन में ऐसा बनाऊं। और x का है नहीं तो 0 इंटू एक्स सोच लो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि क्या क्या लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट कौन कौन है, इन दोनों का सम चाहिए, इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द अदर साइड इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स। इसको भी इधर ले आओ तो माइनस ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ये 3 आपका इक्वेशन, और बाकी सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है,
सेकेंड इक्वेशन का ये लाइन पढ़ो, द लॉन्गेस्ट साइड एक्सीड्स द शॉर्टेस्ट साइड बाई 8 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट कौन है आपका? Z। शॉर्टेस्ट कौन है? Y। क्वेश्चन बोलता है कि सबसे लंबा वाला सबसे छोटे वाले से 8 सेंटीमीटर ज्यादा हो। ठीक है, अच्छा देखो इसका आंसर आएगा यही 19, 15, 11। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको भी। नेक्स्ट देखो फटाफट पढ़ो, ये आसान है वैसे, ज्यादा नहीं, एक दो ठो ये और पढ़ो फटाफट। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 20। और 3 नंबर को एज्यूम क्या कर सकते हैं? x, y, z। लिखो, लेट द नंबर्स बी x, y, z। लेट द नंबर्स बी x, y, z अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला कंडीशन x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, इफ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर, टेक्निकली हमारा फर्स्ट नंबर है x, सेकेंड है y और थर्ड है z। इफ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 2 एंड एड द सेकेंड नंबर टू द रिजल्ट एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर, वी गेट 23। मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय 2 यानी कि 2x, एड द सेकेंड नंबर यानी कि डायरेक्टली y एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर तो माइनस z इज इक्वल्स टू 23। देखो कितना सिंपल है, आया समझ? और नेक्स्ट बताओ, बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर, बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर यानी कि y प्लस z एंड नहीं रुक जा, फिर पढ़ता हूं, बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर यानी कि y प्लस z टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर यानी कि प्लस 3x, वी गेट 46। तो दिस इज इक्वल्स टू 46। फाइंड द नंबर बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। अच्छा इसमें क्रेमर्स रूल लगेगा क्योंकि डिटरमिनेंट बोल दिए। ठीक है, इसको भी सॉल्व करोगे तो लास्ट में आंसर आपके 13 टू और 5 आ जाएगा। डन मेरे ख्याल में, और डिस्कस करना है इक्वेशन को कि हो जाएगा, बाकी सॉल्व कर लेना आप लोग। लास्ट क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो, हाँ यही पक्का लास्ट करो, ट्राई करो एक बार खुद से इक्वेशन बनाने का। अच्छा एक सेकंड आगे करो। x, y और z क्या चीज बोलोगे ये बताओ। फाइंड द कमीशंस ऑन आइटम A, B एंड C। ठीक है, तो कमीशन को x, y, z ले लोगे, लिख लो एक बार। लेट द कमीशंस बी x, y एंड z। ठीक है, लेट द कमीशन ऑन A be x, on B be y एंड C be z। बेकार सा ही है मेरे ख्याल में, ये जनवरी का डेटा है और टोटल कमीशन कितना है 800। तो 90x प्लस 100y प्लस 20z इक्वल्स टू 800। नेक्स्ट क्या होगा 130x प्लस 150y प्लस 40z इक्वल्स टू 900। और लास्ट क्या होगा मार्च के लिए 60x प्लस 100y प्लस 30z इक्वल्स टू 850। बाकी सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से ये वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है, नहीं टोटल जो है वो जनवरी का डेटा आपको दिया हुआ है ना, ये ए का जनवरी का बताया हुआ है, ये बी का जनवरी फरवरी और मार्च का है, ये सी का है। लेकिन जनवरी में टोटल कलेक्शन कितना हुआ ये पता है ना आपको, तो x इंटू 90 क्योंकि ए का कमीशन x था, y इंटू 100, z इंटू 20, टोटल कलेक्शन कितना हुआ होगा 800 फॉर जनवरी। आया बात समझ? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।